Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundhar Sulakshana and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see Standard 11th SPCC chapter number 2 from Part 2 Company Secretary. So we have already seen few parts of this chapter. So today we are here to see the part 7 of the chapter. So before moving to the today's current portion, let us have a short summarization of the topic that we have seen on the previous video. So previously we have discussed about the few limitations of the company secretary, then the liabilities of the company secretary, and then the way or the procedure of the termination of the company secretary, in which we have seen the limitations of the 4 remaining point, then we have seen the liabilities of 8 point and the termination of the 9 point in a very detailed manner. So let us have a short summarization of the topic that we have seen on the previous portion. So talking about the limitation first. So in the limitation, the third point was being covered up that कि जो भी एग्रीमेंट एक कंपनी सेक्रेटरी करते हैं उस कंपनी सेक्रेटरी को उसके अंदर इन्वॉल्व होने का कोई राइट्स नहीं होता है, यानी वो एग्रीमेंट कंपनी के बिहाफ में कंपनी के लिए बना सकते हैं, बट उस एग्रीमेंट के अंदर अपना कोई नाम वो नहीं मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट, पॉलिसी के रिलेटेड फोर्थ पॉइंट, पॉलिसी के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना हो उस डिसीजन में कहीं ना कहीं सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं होता है, वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वो आइडिया कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे सकते हैं, उस आइडिया के बेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आगे का जो डिसीजन होगा वो लेते हैं. रेदर देन दैट उनका कोई वहां पे पोर्शन ऑफ एग्रीमेंट देखा नहीं जाता है. नेक्स्ट हमने देखा जो भी एग्रीमेंट अगर सेक्रेटरी बनाता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी का परमिशन नहीं लिया गया, खुद अपने मर्जी से अगर उसने उस पोर्शन को बनाया है तो वो नल और वॉइड यानी खारिज माना जाएगा, उसे कहीं ना कहीं चलाया नहीं जाएगा. नेक्स्ट हमने देखा पब्लिक शेयर इशू के बारे में. जो कंपनी सेक्रेटरी है वो अपने हिसाब से या मर्जी से कभी भी कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकते. ये लिमिटेशंस यानी 6 पॉइंट्स ऑफ लिमिटेशंस हमने डिटेल में देखा. नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा लायबिलिटीज के बारे में. लायबिलिटीज यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये तो हमने ये देखा कंपनी सेक्रेटरी क्या नहीं कर सकते और क्या कर सकते, बट जो कर सकते नहीं कर सकते उसके अलावा जो किया है उसकी जवाबदारी कौन और किस तरीके से कौन सी चीजों में कंपनी सेक्रेटरी का जवाबदारी माना जाएगा, इस पोर्शन के अंदर हमने डिटेल में देखा था, जिसके अंदर 8 पॉइंट्स कवर अप किया गया था, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट था कंपनी का कोई भी लीगल प्रोविजन एक्ट जो है अगर कंपनी सेक्रेटरी ने उसे वायलेट यानी तोड़ा तो उसकी जवाबदारी उसका माना जाएगा. नेक्स्ट, स्पेसिफिक टाइम पे कहीं ना कहीं रजिस्टर जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखा जाता है वो रजिस्ट्रार को वो सारे डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब टाइम में देना, स्पेसिफिक टाइम में देना एक कंपनी सेक्रेटरी का काम माना जाता है. अगर उसने उसे टाइम पे नहीं दिया तो भी उसकी जवाबदारी माना जाता है. थर्ड पॉइंट हमने ये देखा अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी अपना जो पावर है उसको मिसयूज करे और उसके थ्रू कमीशन अर्न अप करने की कोशिश करे, प्रॉफिट में हिस्सा लेने की कोशिश करे, तो भी उसकी गलती है और वहां पे भी उसको ही कसूरवार या जवाबदार ठहराया जाता है. नेक्स्ट हमने देखा कंपनी में काफी सारी अकाउंट्स के रिलेटेड कंपनी सेक्रेटरी को ही काम करना पड़ता है. सो उस काम पे कहीं ना कहीं अगर वो अपना मिसयूज ऑफ पावर करे और पैसे की फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएट फंड का कोई काम करे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहीं ना कहीं जो है कंपनी सेक्रेटरी का माना जाता है. अगर उसके कोई भी पोर्शन ऑफ लॉस यानी कंपनी के अंदर कोई लॉस देखा जाता है सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन यानी अगर
ये जो कंपनी सेक्रेटरी इसने ये सोचा कि मेरी गलती नहीं है और मैं ये काम नहीं करूंगी, मेरा वो काम नहीं है, इस तरीके से उसने केयरलेसनेस दिखाया और उस केयरलेसनेस की वजह से अगर उसने काम ठीक से नहीं किया और कंपनी को अगर उसका कोई लॉस बेस करना पड़े तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंपनी सेक्रेटरी का ही माना जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा, अगर कंपनी सेक्रेटरी कोई भी मीटिंग में माइन्यूट्स या एजेंडा ठीक से ना बनाए और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक कंपनी सेक्रेटरी का होता है। नेक्स्ट हमने ये देखा, एनुअल जनरल मीटिंग में अकाउंट्स को सबमिट करवाना, रिपोर्ट सबमिट करवाना, ये एक कंपनी सेक्रेटरी का काम माना जाता है। बट अगर उसने उस रिपोर्ट को ऑन द प्रिस्क्राइब टाइम प्रिपेयर नहीं किया और शेयर होल्डर्स को उसे रिप्रेजेंट नहीं किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एक कंपनी सेक्रेटरी का माना जाएगा। नेक्स्ट हमने देखा कि चेंज इन कोई डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी चेंज विदाउट द परमिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कंपनी सेक्रेटरी कर देते हैं और उसका कोई भी असर कंपनी में आया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंपनी सेक्रेटरी का माना जाता है। यहां खत्म होता है लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमने डिटेल में देखा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब आपको पता है जॉब से निकाला जाना। सो कहीं ना कहीं अपॉइंट करते वक्त बहुत सारे रिजोल्यूशन पास करके लीगली सारे प्रोविजन कंपनी के फुलफिल करने के बाद ही एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। वैसे ही कौन से सिचुएशन में एक कंपनी सेक्रेटरी को निकाला जा सकता है उसके बारे में भी एक 4 to 9 पॉइंट्स दिया गया है, जो ये सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी को निकाला जा सकता है ऐसा बताया गया। So let us see that in a very detailed manner. Number 1, जब कंपनी सेक्रेटरी का डेथ हो जाए तब नया सेक्रेटरी लाया जाता है। सेकंड, जो भी काम के लिए उसे रखा गया है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर वो उस तरीके से कैपेबली काम ना करे तभी भी वो निकाला जा सकता है। थर्ड वन, अगर वो खुद ही रिजाइनेशन लेटर दे दे तो भी उसे जॉब से निकाला जा सकता है। फोर्थ वन, अगर कंपनी ने उसको नोटिस दे दिया, अगर उसका कोई ऐसा एक्टिविटी देखा गया जो कंपनी के लिए अप्रोप्रिएट है और अप्रोप्रिएट नहीं है और कंपनी ये चाहता है कि वो जॉब से चला जाए, अगर उसको नोटिस दे दिया गया कि आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा तब उस नोटिस पीरियड के बाद उसको टर्मिनेट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट में ये देखा, अगर उसने उसका पावर यूज करके कमीशन वगैरह अर्न अप करने की कोशिश की और उस तरीके से अगर कंपनी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने का चांसेस देखा गया तो उसे टर्मिनेट किया जा सकता है। सिक्स्थ पॉइंट, अगर कंपनी का कोई भी प्रोविजन है उसे तोड़ा जा रहा है, कानून कायदे को तोड़ा जा रहा है तो भी उसे निकाला जा सकता है। सेवेंथ पॉइंट, अगर उसका जो काम है वो केयरलेसनेस से कर रहे हैं या वो काम ही नहीं कर रहे उस वजह से कंपनी को लॉस देखा जाए तो भी उसको निकाला जा सकता है। एट्थ पॉइंट, अगर जो भी अकाउंट्स या फंड्स वगैरह हैं उस फंड वगैरह में कोई छेड़खानी किया गया या फ्रॉडनेस किया गया हो तब उसे टर्मिनेट करने के साथ साथ केस लीगली उसके ऊपर करने के चांसेस भी ज्यादा देखे जाते हैं और उस लॉस को बियर अप करना भी उसकी जवाबदारी माना जाता है। लास्ट वन बट नॉट लीस्ट वन, नाइन्थ पॉइंट में हमने ये देखा, जब कंपनी लिक्विडेशन पे आ जाए यानी बंद होने के चांसेस पे हो उस टाइम पे भी उसे टर्मिनेट किया जाता है। जब कंपनी ही नहीं रहेगा, कंपनी ही वाइंड अप हो जाता है तो उस टाइम पे भी उसे टर्मिनेट कर दिया जाता है। सो इस 9 सिचुएशन में कंपनी सेक्रेटरी को टर्मिनेट किया जाता है। यहां तक का टॉपिक डिटेल में हमने देखा। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी द फर्दर पोर्शन ऑफ द चैप्टर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन explanation of the PDF from the textbook in the further video. So students, now let us move on with the further portion of the chapter. So last time we have seen about the portion of the टर्मिनेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सेक्रेटरी को कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है। सो टुडे वी आर हियर टू सी द सिग्निफिकेशंस ऑफ द सेक्रेटरी। सो एज यूजुअल आई एम गोइंग टू रीड आउट द पोर्शन, लिसन इट आउट केयरफुली, देन वी विल डिस्कस अबाउट इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। In the modern times and in the world of commerce, company formation is a specific arrangement where ownership and management are separate. The shareholders are the owner of the company, but they are not directly involved in its management. The management of a company is done by elected representative of the shareholders, means
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मॉडर्न टाइम पे अगर हम बात करें अभी के नेचुरल यानी कि वी कैन से दैट मॉडर्न टाइम्स की अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द कंपनी, सो कॉमर्स के वर्ल्ड में कंपनी एक अपना स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है ओनरशिप और मैनेजमेंट का दिखाता है। व्हाट इज द ओनरशिप? ओनरशिप यानी यहाँ पे जो ओनर्स है वो अलग है और मैनेजमेंट करने वाले इंसान अलग, यानी दोनों अलग अलग रीत से काम करते हैं। बाकी क्या होता है, सोल प्रोपराइटरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, ये सारी पोर्शन की अगर आप देखो तो जो ओनर होता है वही उसका मैनेजमेंट भी करता है, बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। कंपनी के अंदर ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग लोग करते हैं। शेयर होल्डर्स, जो लोग शेयर्स पे पैसे लगा के शेयर खरीदते हैं कंपनी का, डायरेक्टली वो वहां पे ओनर बन जाते हैं, बट वो डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं होते, वो सिर्फ ओनर रहते हैं और वो मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई काम नहीं करते। तो मैनेजमेंट कौन करता है? तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स ही जो है एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते, जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। उन्हीं के बीच में से जो ज्यादा शेयर्स इक्विप करते हो वैसे लोगों को जो है कहीं ना कहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया जाता है। सो नाउ लेट अस सी द फर्दर पोर्शन। द कंपनी हैज आर्टिफिशियल पर्सनालिटी. As per the company law, a significant contribution is provided by the secretary to obtain certificate of incorporation by fulfilling all formalities and legal रिक्वायरमेंट। कहीं ना कहीं कंपनी का एक अपना आर्टिफिशियल आइडेंटिटी होता है, यानी वो भी एक इंसान माना जाता है क्योंकि उसका भी एक नाम होता है, वो भी काम करता है। हम बार बार क्या बोलते हैं, कंपनी का ये काम होता है, कंपनी का वो काम होता है, तो इंसान थोड़ी वो काम करता है, उसके अंदर इंसान काम करते हैं, बट फिर भी उसको एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी माना जाता है कंपनी लॉ के हिसाब से। क्योंकि जैसे एक इंडिविजुअल टैक्स भरता है वैसे कंपनी भी टैक्स भरता है, उसकी एक कॉपीराइट पैटर्न होता है, कोई तुम्हारा नाम नहीं ले सकता, वैसे कोई उसका नाम नहीं ले सकता है, इस तरीके से कॉपी नहीं कर सकता। तो इस तरीके का पोर्शन कंपनी लॉ के अंदर देखा जाता है। इट मीन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो होता है, जो प्रोवाइड किया जाता है सेक्रेटरी को, सो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कौन देता है, इसमें सबसे ज्यादा काम कौन करता है, तो सेक्रेटरी करती है। क्यों? क्योंकि उसको फॉर्मेलिटीज सारे फुलफिल करना, उसके साथ लीगल रिक्वायरमेंट जितने होते हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो सारी चीजें प्रोवाइड करके फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखा जाता है। व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन? जो भी नया कंपनी शुरू होता है वो कंपनी कैसे और लीगली हो रहा है कि नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो क्या क्या प्रोविजंस है, कंपनी लॉ एक्ट में से क्या क्या चीजें देखी जाती, ये सारी चीजों को बताते हुए जो चीज बनता है उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है, जो कि रजिस्ट्रार से इशू करवाया जाता है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द सेकेंड पैराग्राफ। द सेक्रेटरी proves to be a friend, philosopher and guide for the board of director, or he has knowledge of various laws, technical aspects and has good experience. The secretary proves to be coordinating link between the shareholders and the board of directors. He convinces the meeting of shareholders, he keep minutes, observes correspondence and provide necessary information to shareholders. The secretary does shares transfer, right share allotment, procedure, distributions of bonus, share its procedure on behalf of the company. By this way, the secretary ensures that develops cordial relationship between shareholders and the board of directors फॉर द प्रोग्रेस ऑफ कंपनी। सो कहीं ना कहीं जो कंपनी सेक्रेटरी है वो कैसे होते हैं, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के दोस्त होते हैं। दोस्त कैसे होते हैं? सही चीजों का सलाह देना और गलत चीजों पे हमें रोकना चाहिए। वैसा एक ट्रू फ्रेंड, फिलोसोफर जो हमें बताए कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, गाइड करना, ये चीज गलत है और ये चीज सही है, इस तरीके से गाइड करना कानूनी तौर पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ये एक कंपनी सेक्रेटरी का काम होता है। इसीलिए वो फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड के तरीके से प्रूव होते हैं। उनके पास बहुत सारे वेरियस नॉलेज ऑफ लॉज होते हैं, जैसे हमने देखा सारे लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, वैट का लॉ, CST का लॉ, हर एक लॉ के बारे में उन्हें नॉलेज होता है।
टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होते हैं। टेक्निकल एक्सपेक्ट्स यानी कैसे करे तो काम जल्दी हो, किस तरीके से करे, तो वैसा एक एक्सपेक्ट टेक्निकली सोचने का एक सोच नजरिया होता है। गुड एक्सपीरियंस, एक अच्छा एक्सपीरियंस भी उनके पास होता है। तो सेक्रेटरी कहीं ना कहीं एक लिंक की तरीके से देखे जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग लिंक यानी शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कनेक्ट करने वाला, दोनों को साथ में लेके अच्छे से काम करवाने वाला एक लिंक माना जाता है। वो मीटिंग शेयर होल्डर्स को दिमाग में रखते हुए मीटिंग अरेंज करते हैं, मीटिंग्स में माइन्यूट्स बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं करस्पॉन्डेंस को, कंपनी के अंदर क्या लेटर आ रहा है, क्या लेटर जा रहा है, और इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी शेयर होल्डर्स को चाहिए वो कंपनी सेक्रेटरी उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से कंपनी सेक्रेटरी इसके अलावा इतना तो काम करते ही करते, उसके अलावा शेयर ट्रांसफर करना, राइट शेयर का अलॉटमेंट करना, बोनस शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन का हैंडल करना कंपनी के बिहाफ में, ये सारी चीजों के बारे में भी ध्यान देना वो एक कंपनी सेक्रेटरी का काम माना जाता है। इस तरीके से सेक्रेटरी ये एंश्योर करता है, इवन डेवलप करता है कि उसका एक अच्छा रिलेशनशिप बना पाए वो शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में, ताकि कंपनी जो है अच्छी तरीके से प्रोग्रेस हो पाए। सो नाउ लेट अस सी द फर्दर पैराग्राफ। द सेक्रेटरी वर्क्स एज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर प्रो by developing relation with various parties. The secretary ensures great reputations of the company by his efficient administration. The company secretary provides leadership, zeal, and cultivates discipline among employees. He does divisions of work and coordinate it to fulfill the objective of the company with high effort. The secretary has to submit and register different types of forms, statement and document with registrar of company within stipulated time in the framework of the company law. He provides guidance to the board of the directors for various policies matter and leads the company on the top by proving his efficiency. तो एक कंपनी सेक्रेटरी कैसे काम करते हैं? तो कंपनी सेक्रेटरी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर यानी प्रो, जो एक वेरियस पार्टी के साथ रिलेशन कंपनी का बनाए रखे और कंपनी के साथ उनका भी बनाए रखे, दोनों की डेवलपमेंट हो उसका ध्यान दे। कंपनी ये एंश्योर करता है, सेक्रेटरी जो है वो कंपनी का ये एंश्योरमेंट देता है कि कंपनी की जो भी नाम है, रेपुटेशन है, उसका अच्छे से एफिशिएंटली यानी अच्छी तरीके से ध्यान से उस चीज़ों को और आगे बढ़ा पाए। इवन सेक्रेटरी क्या प्रोवाइड करते हैं? तो लीडरशिप, लोगों को गाइड करना, लीडर बनना सारे एम्प्लॉय के लिए, जील और कल्टीवेट डिसिप्लिन, ठीक है, सारे एम्प्लॉयज़ के बीच में उनको मोटिवेशन देना, डिसिप्लिन बनाए रखना, ये एक अच्छा सेक्रेटरी का काम माना जाता है। इवन उन्हें बहुत सारा डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ता है, जैसे कि उन्हें एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, शेयर इशू करना पड़ता है, मीटिंग्स कंडक्ट करना पड़ता है, ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता है, और काफ़ी बार डिस्कशंस में ये करना पड़ता है, करंट अफेयर्स पता करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे काम उनको देना पड़ता है, और उसके साथ साथ कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत हाईली उसे फुलफिल करने का कोशिश करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी को कहीं ना कहीं रजिस्टर्स को भी सबमिट करवाना पड़ता है, टाइप्स ऑफ फॉर्म्स, स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट जो भी रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास होना चाहिए वो गिवन टाइम के अंदर और उस कंपनी लॉ के हिसाब से उन्हें वो भी एक तरीके से उनको देना पड़ता है। इस तरीके से वो गाइड भी करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को वेरियस पॉलिसी मैटर में, कैसे क्या करना है क्या नहीं। इस तरीके से वो कंपनी को टॉप में प्रोवाइड करने की, अपनी एफिशिएंसी दे के कंपनी को और आगे बढ़ाने की पूरी के पूरी कोशिश करते हैं। Thus, the position of the company secretary for management, company, employee, shareholders, creditor, government departments, registrar of the company is very important. In the development of the company, contribution of the secretary is of prime importance. The development of company means increase in production, increase in sales and creations of employment. The secretary contributes indirectly in the development of the country. So कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि सेक्रेटरी का जो पोजीशन है वो मैनेजमेंट ले लो, कंपनी ले लो, एम्प्लॉय ले लो, या शेयर होल्डर्स ले लो, या क्रेडिटर ले लो, इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए रजिस्ट्रार ऑफ जो कंपनी होता है, ये सबके साथ इन सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन माना जाता है। क्योंकि अगर कंपनी सेक्रेटरी ना हो तो ये लोगों का जितना काम उससे मिलता है वो तो
नहीं मिल पाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इस तरीके से कंपनी को डेवलप करने में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, तो कंपनी सेक्रेटरी का होता है। कंपनी को डेवलप करना यानी कि प्रोडक्शन में इंक्रीज देखना, सेल्स में इंक्रीज करना और इवन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ये सारा काम एक कंपनी सेक्रेटरी का माना जाता है। तो सेक्रेटरी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंपनी को डेवलप करेगा यानी कंट्री को भी डेवलप करता है, ये माना जाता है। तो यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन। सो आई होप दिस चैप्टर वाज एन इजी चैप्टर फॉर यू। सो नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का पोर्शन एज यू ऑल नो कैसे सॉल्व करना है और क्या है, फर्स्ट चैप्टर में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो जो असाइनमेंट है वो क्रिएट हो जाएगा और उसमें आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद द line to line explanation of the brief summarization of the topic that we have seen today. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. Today we have seen about the signification of a company secretary. So modern time में जितना जो portion of commerce develop होता गया है उसके साथ साथ company भी अपना position of the commerce के हिसाब से enhance होता गया है। Comparing to the other forms of business, ये जो company form of business होता है इसका एक separate identity माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे ओनर्स और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग लोग होते हैं और दोनों दो अलग लोगों से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। बेसिकली अगर हम देखें तो मोस्ट प्रोबेबली जो दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, जैसे कि हम देखें फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, यहाँ पे जो ओनर होता है, जो इन्वेस्ट करता है, वही उसका मैनेजमेंट भी देखता है। बट कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं द पोर्शन ऑफ द ओनरशिप जो है शेयर होल्डर का जो है शेयर होल्डर का माना जाता है। शेयर होल्डर जो है पैसा इन्वेस्ट करके एज अ ओनर रहता है, बट वो मैनेजमेंट के साथ डायरेक्टली कोई पोर्शन नहीं डील अप करता है। तो मैनेजमेंट कौन करता है, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं द पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट इज डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, जिन्हें हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बात बोलते हैं। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू ही ये मैनेजमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे एज अ पोर्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये लोग क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट रिलेटेड टू डिसीजन पॉलिसीज, फ्रेम आउट ऑफ द कंपनी ऑब्जेक्टिव्स, यही चीजों के ऊपर काम करते। तो पूरा डे टू डे लाइफ में मैनेजमेंट जो है एक कंपनी सेक्रेटरी करती है। सो हु इज दैट कंपनी सेक्रेटरी, तो एज पर वी नो दैट शी और ही इज अ की मैनेजरल पर्सन। सो की मैनेजरल पर्सन में सेकेंड पोजीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद इनको मिलता है। कंपनी के पॉलिसीज वगैरह फ्रेम अप करना, उसके रिलेटेड गाइड करना, ये सारा काम एक कंपनी सेक्रेटरी का माना जाता है। इन ब्रीफ अगर हम बोले, कंपनी जैसे शुरू होता है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर सारे होते हैं, वो सारे प्रोसीजर फुलफिल करके उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाने से ही एक कंपनी सेक्रेटरी का काम शुरू हो जाता है। एक कंपनी सेक्रेटरी कहीं ना कहीं एक अच्छा फ्रेंड, फिलोसॉफी और गाइड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए माना जाता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करना, एक अच्छे फ्रेंड की तरह सही सलाह देना, रेदर देन दैट किस तरीके से एथिकली आगे बढ़ना है, कंपनी लॉज के बारे में, वेरियस जो एक्ट होता है, ये सारे कानून कायदा के बारे में कहीं ना कहीं कंपनी सेक्रेटरी को एक डेप्थ नॉलेज होता है। एक टेक्निकल एक्सपेक्ट्स होता है कि किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प आउट जो है एक कंपनी सेक्रेटरी करते हैं। रेदर देन दैट एक शेयर होल्डर और एक जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेशन ला के इन दोनों से अच्छी तरीके से कंपनी की मैनेजमेंट करवा के आगे की और कंपनी को प्रोग्रेस करना, ये एक कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम माना जाता है। सो एक कोऑर्डिनेशन का काम भी इनका देखा जाता है। इवन रेदर देन दैट कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे वेरियस एक्टिविटीज के साथ डील अप करना पड़ता है। उसके कंपनी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, मार्केट में उसका रेपुटेशन बनाने के लिए, हर एक काम को रिस्पॉन्सिबली और एथिकली करके एफिशिएंटली उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना, ये एक कंपनी सेक्रेटरी का काम माना जाता है। कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे पार्टीज के साथ डील करना पड़ता है, करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है और इसके अलावा कंपनी के पॉलिसी डिसीजन के रिलेटेड गाइड करना पड़ता है। रेदर देन दैट इसके अलावा भी
एक्स्ट्रा एक्टिविटीज जैसे कि राइट शेयर इशू करना, बोनस शेयर इशू करना, शेयर की अलॉटमेंट करना, करस्पॉन्डेंस रखना, ये सारे चीजें भी करना पड़ता है। यानी ओवरऑल मल्टीटास्किंग का काम एक कंपनी सेक्रेटरी का माना जाता है। इसके अलावा रजिस्ट्रार को जो जो चीजें चाहिए टाइम टू टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम और कंपनी लॉ के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो सारी डॉक्यूमेंट्स को रिप्रेजेंट करना, मीटिंग्स को कंडक्ट करवाना, शेयर होल्डर्स को करेक्ट डिटेल देना, रेदर देन जो भी इंफॉर्मेशन वो मांगे ये सारी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करना, इस तरीके से काफी करिकुलर एक्टिविटीज जो है कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू किया जाता है। सो इंपॉर्टेंटली इतनी सारी चीजें देखने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी के बिना एडमिनिस्ट्रेशन, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सारी चीजों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है एक कंपनी के अंदर। इसके बिना तो वी कैन से दैट बहुत सारे काम रुक जाएंगे। सो रेदर देन दैट, इसके अलावा हमने देखा इस तरीके से सारे चीजों को करके, कोऑर्डिनेट करके कहीं ना कहीं कंपनी को डेवलप करने की कोशिश करते। सो कंपनी जिस तरीके से डेवलप होता है, इन द सेंस अगर कोई कंट्री के अंदर कोई कंपनी डेवलप होता है यानी नेशनल इनकम में इंक्रीज देखा जाएगा। अगर नेशनल इंक्रीज होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इनडायरेक्टली एक कंपनी सेक्रेटरी जो है कंट्री का डेवलपमेंट में भी एक हिस्सा बनते हैं। सो इस तरीके से कितना एक कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पोर्शन हमने इस टॉपिक के अंदर देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल मैनर। रेदर देन दैट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द होल चैप्टर in a very well manner. Rather than that, I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.